दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। आज हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्मों की बात करते हैं। इसमें हमें क्या करना होता है, कैसे करना होता है, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करते हैं। किसी भी चीज़ की बात करने से पहले हमें बात करनी चाहिए कि हम एक्चुअली पढ़ क्या रहे हैं। हमें आज बेसिक से स्टार्ट करना है, किस तरीके से कैसे कैसे करके हमें इन सब क्वेश्चंसों को सॉल्व करना होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम इस चैप्टर का मतलब समझते हैं कि इसमें हमें एक्चुअली में पढ़ना है क्या। तो देखिए, इस पूरे चैप्टर के नाम की यदि हम बात करें तो इसमें हमारे पास आ क्या क्या रहा है। सबसे पहले हमारे पास बात है दो चरों की। चर की यदि हम बात करें तो चर से हमारा मतलब होता है किसी अज्ञात राशि कि हमें कौन सी राशि ज्ञात करनी है। रैखिक की बात करें तो रैखिक से हमारा मतलब क्या होता है, रैखिक से हमारा मतलब होता है किसी भी चर की घात एक। रैखिक से हमारा मतलब होता है किसी भी चर की घात एक होना। जब तक हमारे पास किसी भी चर की घात एक होगी तब तक वह हमारे पास रैखिक कहलाए। यदि चर की घात एक नहीं होगी तो वह हमारे पास रैखिक नहीं होगा। सीधा सीधा सा सिस्टम। रैखिक की जहाँ भी हमारे पास बात होती है, रैखिक से हमें सिर्फ एक ही कंक्लूजन निकालना होता है कि रैखिक का मतलब हमें चर की घात स्पेशली एक होना कंपलसरी होता है। ना एक से ज़्यादा होनी चाहिए और ना ही एक से कम होनी चाहिए। समीकरण की बात करें, समीकरण हमारे पास एक ऐसा बीजीय व्यंजक होता है जिसमें समता का चिन्ह होता है। समता का चिन्ह या बराबर का चिन्ह। बराबर ये हमारे किस काम आता है, ये किसी भी व्यंजकों के दो पक्षों को, बायां पक्ष और दायां पक्ष, इन दो पक्षों को बराबर करने के काम आता है। ये सिर्फ इस बात की पुष्टि करता है कि इस चिन्ह के बाईं तरफ का मान और दाईं तरफ का मान हमारे पास समान है। सिर्फ समीकरण से हमें इसी चीज का कंक्लूजन निकालना होता है। इसके बाद हम बात करें युग्म। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। जोड़ा का मतलब दो। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास में दो चर, दो अज्ञात राशि वाली रैखिक जिसमें चर की घात एक हो, समीकरण जिसमें बराबर का चिन्ह लगा हुआ, और युग्म का मतलब जोड़ा। ऐसी दो समीकरण जिनमें दो चर हमारे पास विद्यमान हो और उनकी अधिकतम घात एक हो, तो हमारे पास दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का रूप कैसा होना चाहिए। यदि हम बात करें दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप की, तो दो चर वाला रैखिक समीकरण हमारे पास ax प्लस by प्लस c बराबर 0 या ax प्लस by बराबर c रूप का होगा। इसमें यदि हम बात करें, तो हमारे पास x और y दो अज्ञात राशियां होंगी जिनका मान हमें ज्ञात करना है। इसीलिए हम इन दोनों को चर कहते हैं। यहाँ पर हमारे पास x और y दोनों ही चर की श्रेणी में आएंगे। इसके बाद a, b व c कोई तीन स्वेच्छ अचर होते हैं। अब बात आती है स्वेच्छ अचरों की। ऐसे तो आप सब लोग पढ़ चुके होते हैं स्वेच्छ अचर क्या चीज होती है, फिर भी स्वेच्छ अचर से हमारा मतलब होता है
ए बी सी की जगह पर हम अपनी मर्जी से कोई भी अचर रख सकते हैं, जिनको हम हमारी गणित की भाषा में कोई वास्तविक संख्या है भी कह सकते हैं। वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं हमारे पास में? वास्तविक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनमें सभी धनात्मक, ऋणात्मक, परिमेय व अपरिमेय सभी प्रकार की संख्याएं शामिल हो जाती हैं, वो हमारे पास वास्तविक संख्या होती है। इसका मतलब ए बी सी हमारे पास कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, बस एक्स और वाई चर होते हैं जिनका मान हमें ज्ञात करना है। अब एक सबसे बड़ी विशेष बात आती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये हमारे पास दो चरों वाली रैखिक समीकरण होगी। इसके लिए विशेष शर्त हमारे पास लगती है। शर्त क्या लगती है? ए भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और बी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जहां पर हमारे पास सी का मान कुछ भी रखा जा सकता है, सी का मान कोई भी वास्तविक संख्या हमारे पास हो सकती है जो 0 भी हो सकती है। अब बात आती है कि ए और बी दोनों में से कोई भी 0 क्यों नहीं होना चाहिए हमारे पास में। यदि हमारे पास इन दोनों में से कोई भी एक 0 हो जाता है, मानकर चलते हैं यदि हमारे पास a बराबर 0 होता है, तो ऐसी स्थिति में हमें समीकरण प्राप्त होगा बी वाई प्लस सी बराबर 0, जिसमें हमारे पास चर केवल और केवल एक ही रह जाएगा। ये हमारे पास दो चरों की समीकरण ना बनकर सिर्फ और सिर्फ एक ही चर की समीकरण प्राप्त हो जाएगी। इसलिए हमें ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 को दो चरों की समीकरण कहने के लिए कंपलसरी कंडीशन हमारे पास यही होती है कि a और b दोनों में से कोई भी 0 नहीं होना चाहिए। इससे अब यदि हम एक शर्त की बात और करें तो एक शर्त हमारे पास और विशेष करके निकल कर आती है, जब a और b दोनों में से कोई भी 0 नहीं होगा तो इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान भी कभी भी 0 नहीं हो सकता है। हमसे डायरेक्टली यदि कभी क्वेश्चन में पूछा जाए तो हम इस बात को क्लियरिफाई कर सकते हैं। कैसे? यदि हमारे पास ए और बी में से कोई भी 0 नहीं है तो किन्हीं भी दो धनात्मक संख्याओं का योग कभी भी 0 के बराबर नहीं आ सकता। चाहे कोई भी संख्या कितनी भी छोटी क्यों ना हो जाए ए और बी की, चाहे ए और बी के मान धनात्मक हो जाए चाहे ऋणात्मक हो जाए, लेकिन ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों ही हमेशा कैसे रहेंगे हमारे पास? धनात्मक। इस वजह से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। तो कुल मिलाकर हम एक बात की कंक्लूजन पर निकल कर आते हैं कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये हमारे पास दो चरों वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप कहा जा सकता है, जहां a और b 0 के बराबर नहीं होने चाहिए। अब बात आती है हम इन समीकरणों को पढ़ क्यों रहे हैं, हमें एक्चुअली में करना क्या है इन समीकरणों में। दूसरी चीज कि हमारे पास चैप्टर के नाम की स्टार्टिंग में हमने देखा दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म आया। हमारे पास सबसे बड़ी बात है युग्म। मुझे इस युग्म की क्या जरूरत पड़ रही है? मेरे पास तो यहीं से क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकल के आ जाना चाहिए था, या जो भी कुछ होना चाहिए। दो चरों वाली रैखिक समीकरण तो हमारे पास ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 थी। मुझे इस युग्म की ही बात क्यों कराई जा रही है? इससे पहले मुझे इस x और y की बात करनी होगी। x और y की यदि अपन बात करें तो x और y हमारे पास एक अज्ञात राशि है। हम लोग x और y की बात में कर रही होगी। कैसे? यहाँ पर हमारे पास अज्ञात राशि x और y है, ये हमारे पास अज्ञात राशि। नेचुरल सी बात है, मेरा पूरा का पूरा ध्यान इन दो मानों को ज्ञात करने पर होना चाहिए। सीधा सीधा सिस्टम ये हमारे पास। अब यदि हम इसी चीज की बात करें तो हम लोग एक बात बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, किसी भी समीकरण में जब हम कोई भी
पक्षांतरण जैसी बात करते हैं, पक्षांतरण का मतलब हमारे पास क्या होता था, किसी एक पद को एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाना, चाहे वो बाएं पक्ष से दाएं में ले जाया जाए, चाहे दाएं से बाएं में लेकर आया जाए। ऐसी कंडीशन में हम जानते हैं पक्षांतरण में प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, गुणा से भाग और भाग से गुणा में परिवर्तन होता है। मतलब यदि कोई चीज एक पक्ष में प्लस की है तो दूसरी तरफ ले जाकर वो माइनस की होनी थी, माइनस की है तो प्लस की होनी थी, गुणा की है तो भाग की होनी थी, भाग की है तो गुणा की होनी थी। ये कंडीशन हमारे पास आती है। अब इसी समीकरण को यदि हम एक चर की समीकरण लेकर चलते हैं ax प्लस by इक्वल टू 0, तो ऐसी कंडीशन में मुझे x केवल एक चर का मान चाहिए। जैसे ही मेरे पास एक चर का मान प्राप्त होगा तो इस समीकरण का हल हमें प्राप्त हो जाना था, जिसके लिए ax बराबर माइनस बी और x बराबर माइनस बी अपॉन ए हमारे पास आ जाना था। इसका मतलब क्या है, जो भी किसी भी समीकरण के हल को प्रदर्शित कर रहा है, इसका मतलब चर की जगह पर वह मान प्रतिस्थापित करने पर हमें समीकरण के दोनों पक्षों के मान समान प्राप्त होते हैं। इतनी सी बात हमारे पास होती है। अब यही बात यदि मैं इस कंडीशन में लेकर आता हूं तो मुझे ax प्लस by प्लस c बराबर 0 में x और y दो मान की जरूरत पड़नी है, एक x का मान और एक y का मान। अब जब मुझे दो चरों के मानों को ज्ञात करने की बात करनी है तो ऐसा एक समीकरण से संभव नहीं हो सकता कि हम उनका अद्वितीय मान निकाल पाए। अद्वितीय मान से मतलब हमारा क्या होता है, अद्वितीय मान का मतलब होता है कि x और y की केवल और केवल एक ही वैल्यू प्राप्त होना, जिससे वो समीकरण हमारे पास संतुष्ट हो जाए। क्यों नहीं हो सकती, मानकर चलते हैं 2x प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0 की यदि मैं बात करता हूं। अब मैं यहाँ पर x बराबर यदि 1 लेकर चलता हूं तो 3y प्लस 4 प्लस 2 बराबर 0, 3y प्लस 6 बराबर 0, तो 3y बराबर माइनस 6 और y बराबर आ जाना था माइनस 6/3, तो मतलब y बराबर आ जाना था माइनस के 2। अब x बराबर 1 पर y का मान आया माइनस 2। जैसे ही x और y के एक मान हमारे पास आ गए, अब ऐसी कंडीशन में हम यदि x और y के मानों का परिवर्तन करें, x का मान मैं 2 रख दूं तो y का मान बदल जाएगा, y का एक अन्य मान हमें प्राप्त और हो जाएगा। और यही हमारे पास इस समीकरण को हल करने की सबसे बड़ी शर्त लग जाती है। क्या कि जब हमारे पास एक समीकरण में दो चर प्राप्त हो जाते हैं तो उसका हल क्रमित युग्म के रूप में आएगा। सबसे पहली बात तो ये होती है हमारे पास, क्रमित युग्म का मतलब एक जोड़े के रूप में आएगा, मतलब x और y एक साथ मानों को गुणा करते हुए चलेंगे, जिसमें उनके क्रम को भी हम नहीं बदल सकते। ऐसा नहीं यदि x बराबर 1 और y बराबर 2 आया हो तो हम इसी को x बराबर 2 और y बराबर 1 लिख सकते हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। x और y के मान अद्वितीय ही हमारे पास रहने हैं। लेकिन जब हम बात करते गए एक समीकरण की तो हमने देखा x के एक मान पर y का मान आया, x के दूसरे मान पर y का दूसरा मान आया, x के तीसरे मान पर y का तीसरा मान आया। ऐसे ही हम इस बात पर पहुंच के जाते हैं कि एक समीकरण जो कि दो चरों वाली होती है, इसके अपरिमित हल विद्यमान होते हैं। इसके अपरिमित हल हमारे पास विद्यमान हो जाते हैं। ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 एक समीकरण को हल करने पर दो चर विद्यमान होने पर इसके अपरिमित हल विद्यमान हो जाते हैं। अपरिमित हल का मतलब इसके ऐसे अनेक क्रमिक युग्म बनाए जा सकते हैं जो कि इस समीकरण के दोनों पक्षों को संतुष्ट कर रहे हैं। x के अलग अलग मान हम लेते जाएं तो y के अलग अलग मान हमें प्राप्त होते हुए चले जाते हैं। तो कुल मिलाकर इसलिए हमें एक बात का कंक्लूजन और निकल कर आता है कि जितने हमारे पास समीकरण में चर विद्यमान हैं, उन चरों का मान ज्ञात करने के लिए उतनी ही समीकरणों की जरूरत पड़ती है। इसका मतलब हमें
दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए दो समीकरणों की जरूरत पड़ती है, इसीलिए ये पूरा निकाय बनकर आता है जिसे हम समीकरण युग्म कहते हैं। इसी प्रकार यदि मानकर चलिए हमारे पास तीन चर होते तो हमें तीन चरों को हल करने के लिए तीन समीकरण की जरूरत होती, जो तीन समीकरण का निकाय हमारे पास कहलाता। अब इन्हें हल करने के लिए हमारे पास अलग अलग विधियों की हम बात करेंगे। शर्त वही है हमारे पास कि a1 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, b1 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, a2 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और b2 भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात जो आती है, हम यहाँ पर a b c की जो बात कर रहे हैं ये स्वेच्छा चर है, कुछ भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं। इनकी वैल्यूओं से कभी भी समीकरण पर कोई भी फर्क हमारे पास नहीं पड़ता, उसकी प्रकृति पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब यदि वो रैखिक है तो रैखिक होने के लिए ABC से कोई फर्क नहीं पड़ना, x और y की घात से हमें मतलब होना चाहिए कि उसकी घात 1 होनी चाहिए। दो चरों की बात कर रहे हैं तो x और y दो चर हमारे पास विद्यमान होने चाहिए। कभी कभी हम इस चीज की बात करते हैं ax प्लस 0y प्लस c इक्वल टू 0, ये हमारे पास दो चरों वाली समीकरण होती है, जबकि ये हमारे पास दो चरों वाली समीकरण नहीं होती। हम कहने को ये कह सकते हैं कि y का गुणांक 0 है, y का गुणांक हमारे पास 0 है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा हमारे पास नहीं होता। जब हमारे पास ax प्लस c इक्वल टू 0 कोई रैखिक समीकरण है तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ही चर में विद्यमान होती है, ये सिर्फ एक ही चर में हमारे पास विद्यमान होगी, जिसके लिए अभी जब हम इनके ज्यामितीय अध्ययन पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिकल मीनिंग पढ़ेंगे कि क्या इनके ज्यामितीय अर्थ होते हैं, रेखा का समीकरण होता है, ये ग्राफ पर किस तरीके से प्लॉट किए जाते हैं, तो वहां आप लोगों को बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी कि ये हमारे पास एक ही चर की रेखा दिखती है, कैसे दिखती है ये हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन पहले हम इनके बीजीय मानों की बात करेंगे, बीजीय तरीके से इन्हें हल करना सीखेंगे कि बीजीय तरीके से इन्हें कैसे कैसे हल किया जाता है। अब सबसे पहली चीज जो हमारे पास आती है, आज बस इतना सा हम देखेंगे कि ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 दो चरों वाली रैखिक समीकरण है जिसमें a x का गुणांक होता है, b y का गुणांक होता है और c एक अचर संख्या होती है जिसमें कोई भी चर विद्यमान नहीं होता है। अब हमें इन a b c के मानों पर निर्भर ना होकर बस x और y को हल करने के तरीकों की बात करनी होगी कि x और y के मान किस तरीके से ज्ञात किए जाते हैं, जिसके लिए हमारे पास कुछ विधियां होंगी, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, बीजगणन विधि, उन सब की बात अपन अगली क्लास में करेंगे।